अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि एंडोडर्म की लेयर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनती है, इससे फिर आगे एम्ब्रियो में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट होती है। तो चलें थोड़ा सा बेस कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। आपको पता है सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ज़ाइगोट की डेवलपमेंट होती है। सो एक सेल बनता है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होते हैं, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। सो इस स्ट्रक्चर को ज़ाइगोट कहा जाता है। ठीक है, ओके। ज़ाइगोट में फिर क्या होता है, क्लीवेज के प्रोसेसेस चलते हैं। ठीक है, सो क्लीवेज के प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ सेंटर में एक फरो सी लगती है, एक लाइन सी लगती है और एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले एक सेल से दो सेल बनते हैं। सो इस स्टेज को 2 सेल स्टेज कहा जाता है। फिर ये 2 सेल्स में दोबारा से क्लीवेज लगता है और ये 2 सेल 4 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे 4 सेल स्टेज कहा जाता है। फिर 4 सेल्स 8 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे 8 सेल स्टेज कहा जाता है। और देन 8 सेल स्टेज 16 सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को मोरियोला कहा जाता है, यानी बॉल ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलती है। ओके, अब क्लीवेज में एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो एम्ब्रियो है इसका साइज़ ग्रो नहीं हो रहा होता, जस्ट इसमें सेल्स की नंबरिंग इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, सो जस्ट सेल्स की नंबरिंग इंक्रीज़ हो रही है। ओके, मोरियोला के बाद क्या होता है, सेल्स की नंबरिंग मज़ीद इंक्रीज़ होती है, 16 से 32 फिर 64, इस तरीके से नंबरिंग इंक्रीज़ होती है। तो साथ साथ ये सेल्स अपनी अरेंजमेंट भी चेंज कर देते हैं, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। सो ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, इसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर कहलाती है ब्लास्टोसिस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अरेंजमेंट ऑफ सेल डिफरेंट हो जाती है। कुछ सेल्स बाहर की तरफ अरेंज हो जाते हैं, इस तरीके से बाउंड्री की तरफ अरेंज हो जाते हैं। इन सेल्स को ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, और कुछ सेल्स अंदर एक साइड पर इकट्ठे हो जाते हैं, इन सेल्स को इनर सेल मास कहा जाता है, या इन्हें सेकंड नाम दिया जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट का। ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही सेल फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करते हैं, यानी कंप्लीट एम्ब्रियो जिसे फिर फीटस यानी बेबी बनता है। सो इन सेल्स को एम्ब्रियोब्लास्ट कहा जाता है। अब ये सेल क्या करते हैं, मज़ीद ये सेल्स 2 लेयर्स बना देते हैं, बाइलेमिनर डिस्क बना देते हैं। सो ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने ड्रा कर रखी है और अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें 2 लेयर्स बन जाती हैं, यानी एक लेयर इस तरीके से ऊपर की तरफ बन जाती है और दूसरी लेयर इस तरीके से नीचे की तरफ बन जाती है। ऊपर वाली लेयर को कहा जाता है एपीब्लास्ट। सो यहाँ पर मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूँ, ऊपर वाली लेयर को एपीब्लास्ट कहा जाता है। सो और नीचे वाली लेयर को हाइपोब्लास्ट कहा जाता है, हाइपोब्लास्ट। ओके, सो ये 2 लेयर्स जैसे ही बनती हैं तो इन लेयर्स के दरमियान एक तीसरी लेयर भी बन जाती है। ठीक है, इन लेयर्स के दरमियान एक लेयर बनती है। सो इस लेयर जैसे ही ये लेयर बनती है, अब ये ऊपर वाली लेयर एक्टोडर्म कहलाती है, नीचे वाली एंडोडर्म कहलाती है और सेंटर वाली मेसोडर्म कहलाती है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। सो ये 3 लेयर्स जब बनती हैं, इस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। सो अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली जो ऊपर वाली लेयर है, अगर हम इस बॉल ऑफ सेल के अंदर देखें तो ये बाहर के जो सेल्स हैं, यानी ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, जो आगे प्लेसेंटा की डेवलपमेंट करते हैं। और अंदर ये जो लेयर सी बनी है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये ऊपर की तरफ जो लेयर बनी है, यहाँ से फिर ऊपर को भी इनक्लोज होती है। इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसे एमनियोटिक कैविटी कहा जाता है, और ये एक्टोडर्म की लेयर है। ठीक है, ओके। फिर ये जो नीचे सबसे नीचे ये जो लेयर बनी हुई है, इसे एंडोडर्म कहा जाता है। सो इसी को आज हम फोकस करेंगे और इसके दरमियान जो एक और एक्स्ट्रा लेयर बनती है उसे मेसोडर्म कहा जाता है। सो मेसोडर्म और एक्टोडर्म को हमने डिटेल से स्टडी कर लिया हुआ है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एंडोडर्म से कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बनती हैं एम्ब्रियो के अंदर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो है, इसको हम सेजिटल कट के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सेजिटल प्लेन के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। यानी प्रीवियस जो पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई थी उसमें क्या था, हम क्रॉस सेक्शन देख रहे थे जिसमें इस तरीके से हमें बाल सी नज़र आ रही थी। सबसे ऊपर एक्टोडर्म की लेयर थी, सेंटर में मेसोडर्म थी, सबसे नीचे एंडोडर्म की लेयर थी। सो अब हम इसे सेजिटल प्लेन में देखने की कोशिश करते हैं। सेजिटल प्लेन क्या होता है, यहाँ पर अगर आप इस इंडिविजुअल को देखें तो इस इंडिविजुअल को इस तरीके से काटा जाए कि इसका मिरर इमेज बन जाए, ठीक है, दोनों साइडों से। और अब हम इसे सेजिटल प्लेन में देख रहे हैं, ठीक है। फिर हमें पता चलेगा ये इसका हेड पोर्शन है, ये इसका एनस का पोर्शन है, ठीक
ठीक है, इसके अंदर जितनी भी GIT गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है वो हमें दिखाई दे रहा होगा। सो हम बेसिकली इस एम्ब्रियो को सैजिटल प्लेन में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एंडोडर्म को समझने के लिए ये प्लेन सबसे बेस्ट है। ओके, अब ये आ गया एम्ब्रियो सैजिटल प्लेन के अंदर। सो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जो लेयर सी आपको नज़र आ रही है सेल्स की, इसे एक्टोडर्म कहा जाता है। और ये लेयर डेफिनेटली इसके ऊपर कैविटी मौजूद होती है जिसे एमनियोटिक सैक कहा जाता है। ठीक है, सो एमनियोटिक सैक आ गई। फिर इसके नीचे ये जो रेड कलर की लेयर है इसे कहा जाता है मीजोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म के नीचे क्या है, मीजोडर्म, यहाँ पर रेड कलर में मेंशन भी हुआ है, ये आ गई मीजोडर्म। फिर सबसे नीचे आ जाती है ये डार्क ब्लू कलर में, इसे कहा जाता है एंडोडर्म। अब एंडोडर्म के साथ नीचे यॉक सैक भी मौजूद होता है, यानी एक सैक सा मौजूद होता है, फ्लूइड फिल्ड सैक, कैविटी सी मौजूद होती है, और इसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद होते हैं जो इस एम्ब्रियो को फीड कर रहे होते हैं। ओके, अब इसमें मज़ीद मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि ये एम्ब्रियो है तो इसका कोई हेड पोर्शन होगा, कोई टेल पोर्शन होगा। सो ये जो हेड पोर्शन है इसे कहा जाता है क्रेनियल एंड। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसे कहा जाता है क्रेनियल एंड, सॉरी क्रेनियल एंड। और ये वाला एंड जो आ जाता है इसे कहा जाता है कॉर्डल एंड। ठीक है, कॉर्डल एंड। क्रेनियल एंड पर हेड बनता है और यहाँ पर एनस वगैरह की सिंथेसिस होती है। ठीक है, ओके, अब हमारा फोकस क्योंकि एंडोडर्म की तरफ है, तो एंडोडर्म को मैं आपको बता देता हूँ। इस यॉक सैक को फ़िलहाल हम हटा देते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि एंडोडर्म सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंडोडर्म में बनती है, उसे कहा जाता है गट। ठीक है, हमारी जो गट है यानी GIT ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक है, इसकी सिंथेसिस एंडोडर्म कर रहा होता है। ठीक है, और इसी ट्रैक से फिर बर्ड्स वगैरह निकल कर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी बन रही होती हैं जिन्हें अभी थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं। सो होल GIT ट्रैक जो है, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है, ये सारा ट्रैक एंडोडर्म लेयर से बन रहा होता है। तो यहाँ पर कुछ आपको असरात से नज़र आ रहे होंगे कि किस तरीके से गट हमारा बनना शुरू हो चुका है एंडोडर्म से। सो एंडोडर्म इस तरीके से फोल्ड हुई है, अंदर को आई है यहाँ से, फिर नीचे यॉक सैक आ गया, फिर ये यॉक सैक डेफिनेटली क्लोज होता जाएगा। सो एक कंप्लीट ट्यूब सी बन जाएगी जो माउथ से एनस तक चल रही होगी, जिसमें स्टोमक और सारी स्ट्रक्चर्स होंगे। सो ये वाला जो पहले वाला पोर्शन है इसे फोर गट कहा जाता है। फिर यहाँ पर ये आपको जो सेंटर में नज़र आ रहा है इसे मिड गट कहा जाता है, और जो एंड पे पोर्शन होता है उसे हाइंड गट कहा जाता है। फोर गट, मिड गट और हाइंड गट से कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बनती हैं ये थोड़ी देर में देखने वाले हैं। सो चलें आगे बढ़ते हैं। सो एम्ब्रियो अब जैसे जैसे ग्रो कर रहा है तो इसमें चीज़ें काफ़ी क्लियर होती जा रही हैं। सो ये हमारे पास एम्ब्रियो का हेड आ गया, और जैसे कि मैंने आपको बताया बकोफ्रेंजियल एक मेम्ब्रेन पोर्शन होती है। आई थिंक आपको ये मैंने नहीं बताया। बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन यानी क्रेनियल एंड पर एक मेम्ब्रेन पोर्शन होता है जिसमें सेंटर में मीजोडर्म नहीं होता, एंडोडर्म और एक्टोडर्म से मिली हुई ये एक मेम्ब्रेन सी बनी होती है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन से क्या बनता है, आपका माउथ वगैरह की सिंथेसिस हो रही होती है, और फिर इससे पीछे फेरिंग्स का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ से आपका पूरा गट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो ये फेरिंग्स रीजन आ गया जो कि फोरगट का पार्ट है। फिर ईसोफेगस आ जाता है जहाँ से, जिसे हम खुराक की नाली बोलते हैं। फिर नीचे आते हैं तो स्टोमक आ जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन जिसे ड्यूडेनम कहा जाता है, ये सारा पोर्शन कहलाता है आपका फोरगट। ठीक है, सो ये फोरगट एंडोडर्म से बन रहा है। ओके, फिर उसके बाद मिड गट को देख लेते हैं पहले। और मिड गट को अगर आप देखें तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट इसमें शामिल होता है, और फिर यहाँ पर एक डक्ट सी निकली होती है जो कि यॉक सैक के साथ कनेक्टेड होती है, विटेलाइन डक्ट कहा जाता है। सो यॉक सैक से जितनी भी नरिशमेंट आती है इस एम्ब्रियो की तरफ वो इस तरीके से आ रही होती है। ठीक है, फिर ये विटेलाइन डक्ट कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाती है, यहाँ से नरिशमेंट आना बंद हो जाती है, क्योंकि यॉक सैक में जितनी नरिशमेंट होती है वो बेबी को चली जाती है। अब वहाँ से यॉक सैक ड्राई होना शुरू हो जाता है। फिर एक और ट्यूब सी बनती है जिसे एलेंटॉइस कहा जाता है, जो इवेंचुअली अम्बिलिकल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है और प्लेसेंटा के साथ इस एम्ब्रियो को जोड़ती है और खुराक इस एम्ब्रियो को मिलती रहती है। तो ये जो विटेलाइन डक्ट का पार्ट है ये भी मिड गट से
अटैच होता है। फिर हाइंड गार्ड को अगर हम देखें तो हाइंड गार्ड में क्लोएका रीजन आ जाता है, क्लोएकल मेम्ब्रेन आ जाती है, जो आगे फर्दर कुछ स्ट्रक्चर्स की सिंथेसिस कर रही होती है, जिसे थोड़ी देर में देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम फोरगार्ड को देखते हैं मज़ीद डिटेल में। सो मैं आपको बता देता हूँ, फोरगार्ड में फेरिंग्स है और फेरिंग्स से कुछ छोटे छोटे बर्ड से बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे बर्ड से बाहर को निकलते हैं और ये बर्ड्स बाहर को निकल कर कुछ ग्लैंड्स की सिंथेसिस करते हैं। जैसे हमारे फेरिंग्स रीजन में थायराइड ग्लैंड होता है, फिर पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, फिर थाइमस ग्लैंड होता है। फिर इसके अलावा हमारे ईयर में जो मिडिल ईयर का रीजन है, ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ईयर है। सो ईयर में अंदर जो मिडिल ईयर वाला पोर्शन है, सो यहाँ पर आई थिंक कोई इशू चल रहा है। सो मिडिल ईयर और स्टेशियन ट्यूब जो होती है उसकी सिंथेसिस भी हो रही होती है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बर्ड बाहर को निकल रहा है, जिसे लंग्स बर्ड कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, लंग्स की डेवलपमेंट होती है। सो अगर मैं हल्का सा ड्रा करने की कोशिश करूं तो लंग्स की डेवलपमेंट भी फोरगार्ड से निकलने वाली एक बर्ड के ज़रिए हो रही होती है। सो इस तरीके से लंग्स की डेवलपमेंट होती है यहाँ पर। फिर फोरगार्ड से कुछ बर्ड्स निकलते हैं और गाल ब्लैडर की सिंथेसिस करते हैं, लिवर की सिंथेसिस करते हैं, पेनक्रियास की। सो ये सारी स्ट्रक्चर्स भी एंडोडर्म से निकल रही होती हैं। और इसके अलावा जो क्लोएका रीजन होता है वहाँ से डेफिनेटली आपका रेक्टम बन रहा होता है, ठीक है। सो रेक्टम आ गया, साथ में आपके जो जेनिटल्स हैं उनकी सिंथेसिस भी क्लोएका रीजन यानी कि हाइंड गार्ड से हो रही होती है। सो ये सारी स्ट्रक्चर्स बन रही होती हैं एंडोडर्म से। अब कम्प्लीटली एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि एंडोडर्म से कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बन रही होती हैं। सो मैं चीज़ों को हाईलाइट करता जाता हूँ। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि हमारा जितना भी GIT ट्रैक है यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, खुराक की मुंह से स्टार्ट होता है ये, और ये पूरी बॉडी में से होता हुआ एनस तक एंड करता है, ठीक है। सो इसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक कहते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम इसे कह सकते हैं। इसके अलावा जो लिवर है उसकी सिंथेसिस होती है, गाल ब्लैडर की सिंथेसिस होती है, पेनक्रियास की सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें एंडोडर्म से होती हैं, ठीक है। फिर फेरिंग्स के अंदर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, इनकी सिंथेसिस भी एंडोडर्म से हो रही होती है। स्टेशियन ट्यूब एंड मिडल ईयर के जो पार्ट्स हैं ये भी एंडोडर्म से बन रहे होते हैं। फिर रिस्पायरेटरी ट्रैक, लंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें एंडोडर्म से बनती हैं। और इसके अलावा जो रेक्टम है और जेनिटल्स हैं, जेनिटल्स में स्पेशली यूरेथ्रा आ जाता है, ब्लैडर आ जाता है, ये दोनों जेनिटल्स के पार्ट। और मेल के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो भी एंडोडर्म से ही बन रहा होता है। इसमें यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो माउथ पोर्शन होता है, ठीक है, जो माउथ बनता है GIT ट्रैक में, जो माउथ पोर्शन होता है ये कंबाइनली बन रहा होता है एक्टोडर्म से, ठीक है। इसमें एक्टोडर्म की इन्वॉल्वमेंट भी होती है और इसमें एंडोडर्म की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि माउथ में एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों इन्वॉल्व होकर बनते हैं, यानी बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन से माउथ की डेवलपमेंट होती है, जिसमें मेसोडर्म का रोल नहीं होता, जस्ट एक्टोडर्म और एंडोडर्म की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अलावा जो एनस होता है, एनस, इसकी सिंथेसिस भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म से हो रही होती है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व होती हैं। सो अंदर के जो पार्ट्स हैं जैसे कि ब्लैडर, यूरेथ्रा, और ये सारी चीज़ें एंटायरली एंडोडर्म से बन रही होती हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।